नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। बिहार में बीजेपी ने कर लिया है अपना इंतजाम, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे चलेगा काम, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार जहां पर एनडीए ने बहुत खूबसूरती से इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को एनडीए में समाहित कर लिया, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के जरिए हिंदी पट्टी के दूसरे नंबर के सबसे महत्वपूर्ण राज्य यानी बिहार पर अपना रास्ता साफ कर लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का रास्ता रोक देंगे। उत्तर प्रदेश यानी 75 जिलों और 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जहां की जीत बेहद मायने रखती है। सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है, सत्ता पर काबिज होना है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना हर सियासी दलों के लिए न केवल मजबूरी है, बल्कि यूं कहें कि बेहद जरूरी भी है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी किसी नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी पीडीए के फार्मूले पर काम कर रहे इंडिया गठबंधन की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम कर सकेगी, या फिर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अभी भी एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है? आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक पांडे जी आज इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से फराज किरवई साहब इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, और तमजीद अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अशोक पांडे जी से आज हम शुरुआत करते हैं। अशोक पांडे जी, बिहार में काफी मुश्किल रहा थी आपकी जब गठबंधन था नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद यादव का, यानी जेडीयू और आरजेडी का। लेकिन बेहद खूबसूरती से, या यूं कहें कि बड़ा ही रणनीतिक कौशल दिखाते हुए, राजनीतिक कौशल दिखाते हुए आपने एक तरीके से नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिहार में रास्ता साफ करने की कोशिश की। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ नया प्रयोग देखने को मिलेगा हम लोगों को? देखिए, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी से स्वाभाविक गठबंधन हम ही लोगों का। नीतीश कुमार जी का जन्म ही गैर कांग्रेसवाद के गर्भ से पैदा हुए। इमरजेंसी में 2.5 साल जेल में रहे, जयप्रकाश आंदोलन के नेता है। स्वाभाविक गठबंधन तो अमित या केसी त्यागी जी ने भी कहा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने हमें संभाल नहीं पाई। आपने देखा लालू की लड़की जिस तरह से ट्वीट कर रही थी नीतीश कुमार जी के लिए, उनके परिवार के प्रति, जिस तरह से उन्हें कूड़ा खाना कह रहे थे, इस तरह से मतलब अपने बच्चे तक को लालू प्रसाद जी नहीं रोक पाए। बच्ची उनकी नीतीश कुमार के परिवार के ऊपर आक्रमण कर रही थी। तो मेरा ये मानना है स्वाभाविक गठबंधन हमसे था, है और रहेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी फिर अपने घर वापस आ गए हैं। ये तो तय है कि निश्चित है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, बिहार भी सही रहेगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जो हमने कहा था हम जीतेंगे। लेकिन अशोक पांडे जी, नीतीश कुमार पर कैसे एतबार किया जाएगा? नीतीश कुमार भी कहा करते थे कि वापस जाने का कोई सवाल नहीं उठता। आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते, उन्होंने बिहार में कहा कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, अब कभी नीतीश के दरवाजे नहीं खुलेंगे। देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त दुश्मन नहीं होता। जिस कांग्रेस पार्टी ने 2.5 साल जेल में रखा, नाम आया लोकतंत्र सेनानी, मुलायम सिंह जी भी लोकतंत्र सेनानी, लालू प्रसाद जी लोकतंत्र, नीतीश कुमार लोकतंत्र सेनानी। 20-20 हजार रुपया महीना लोकतंत्र सेनानियों को मिल रहा है, और उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। जबकि उनके पिताजी को कांग्रेस पार्टी ने गिरफ्तार करके 2.5 साल जेल में रखा था। तो मेरा मानना है कि राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त अस्थाई दुश्मन नहीं होता। इसको अवसरवाद भी कहा जा सकता है, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए। देखिए, अवसरवाद आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जब दिल नहीं पटा, लालू प्रसाद की लड़की
नीतीश कुमार के ऊपर ट्वीट कर रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी? अपमान सहने के लिए उनके साथ रहें। जिस तरह का अनर्गल प्रलाप वो लोग करते हैं, कोई नहीं रह सकता लालू प्रसाद जी के साथ। तो नीतीश कुमार जी फिर अपनी इज्जत बचाते हुए फिर घर वापस आ गए, मेरा ही कहना। चलिए फराज भाई साहब, कैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो बिहार का सियासी परिदृश्य बना? बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपना रास्ता साफ कर लिया। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। अब नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर के वहां पर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार की टेंशन बीजेपी के लिए खत्म हो गई है। अब जो कुछ भी ताकत लगानी है वो उत्तर प्रदेश में लगानी है। लेकिन जिस तरीके का असमंजस गठबंधन को लेकर के सीट बंटवारे को है, क्या आपको लगता है कि अभी भी आप कोई रास्ता रोक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी का? यही ऐसे ही हालात रहे फराज भाई साहब तो आगे क्या होगा? भविष्य इंडिया गठबंधन का कितना लड़ने के लिए मजबूत होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। मानस जी, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी और उनके मित्र अक्सर बात करते थे। हमारे पिताजी सोशलिस्ट थे, तो ये लोग आपस में बात करते थे कि इंदिरा गांधी जी का जो हारना है वो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। और उनके सारे मित्र आपस में बात किया करते थे। लेकिन 1977 के जो इलेक्शन हुए उसमें आपने देखा कि इंदिरा गांधी किस तरह से हारी। 1984 में जब राजीव गांधी जी की प्राइम मिनिस्टर थे और 1984 के बाद मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की भी 400 से ज्यादा उस टाइम सीटें थी। तो 1988 तक भी हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब भी ये लोग कहते थे कि भाई अब ये कांग्रेस का हटना बड़ा मुश्किल है। और 400 सीटों से कहां पर कांग्रेस आ गई 5 साल के टेन्योर में। या आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम लोग ने भी पढ़ा और सबने देखा। अभी एक आपने बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक कौशल से नीतीश कुमार जी को अपने पाले में कर लिया। मैं इसको राजनीतिक कौशल नहीं मानता हूं मानस जी। ये एक तोड़फोड़ की विघटनकारी राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी किया करती है। अब देखिए, आप जरा से सीक्वेंस को समझिए। भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे पुराने अलाय थे वो बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे की पार्टी को इन्होंने तोड़ा और तोड़ करके महाराष्ट्र में एक लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार चल रही थी उसको गिराया। और आप देखिए कि इन्होंने इनके और सबसे पुराने अलाय रामविलास पासवान जी की पार्टी को और उनके परिवार को, दोनों को इन्होंने तोड़ा। और तोड़ने के बाद वहां पर चिराग पासवान को आज इस लेवल पर ला करके खड़ा कर दिया। पहले तो इनकी पार्टी को तोड़ा, उसके बाद में कभी शिवपाल जी को बाहर करके नई पार्टी बनवा देते हैं। मानस जी, इनको बोलिए कि अपने टर्न पे बोले, वरना फिर मैं चुप हो जाऊं। नहीं, बिल्कुल अपने अपने टर्न पे सब लोग बोलेंगे, बिल्कुल ठीक बात है जी। मानस जी, तो मैं ये बोल रहा था कि जिस तरह से चिराग पासवान को इन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार जी को ठीक करने के लिए 2020 में जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उनको एनडीए से षड्यंत्र के तौर पर यह कहा गया कि आप बाहर जाइए, और नीतीश कुमार जी जहां जहां लड़ रहे थे वहां पर इनको लड़ाया गया ताकि षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार जी की सीटें कम की जाएं और वहां पर जेडीयू को खत्म किया जाए। आप अगर जेडीयू की भी सीटें देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही, आप सही बोल रहे हैं, वहां पर मैं इनको मानता हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक कौशल दिखाया। और अपने तीसरे अलाय, मैंने रामविलास पासवान जी के बारे में बात की, मैंने शिवसेना के बारे में बात की, और फिर अपने तीसरे अलाय जेडीयू को इन्होंने वहां पर तोड़ने की कोशिश की और उनको साथ में रख करके चुनाव हराने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी ये भाग गए और वो एनडीए छोड़ करके चले गए। हालांकि फिर वो चले गए हैं एनडीए में। यहां पर राजनीतिक कौशल मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। यहां पर भी इनकी विघटनकारी सोच सामने आई है। अब आप ये देखिए मानस जी के दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई अशोक पांडे जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी से इनका स्वाभाविक गठबंधन है। मुझको लगता है कि इससे ज्यादा बेमेल गठबंधन तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तारीफ मैं तो नीतीश कुमार जी की करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा सेक्युलरिज्म की राजनीति की है, हमेशा समाजवाद को आगे बढ़ाया है, और 2014 के चुनाव से पहले प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को देखते हुए वो उस गठबंधन को छोड़ करके चले गए थे। मुझे लगता है कि भारत का जो सबसे बेमेल गठबंधन है वो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो विघटनकारी विचारधारा को, जो नफरत की विचारधारा को मानती है, और नीतीश कुमार जी समाजवाद पे बिलीव करते हैं। दूसरी बात मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इनके जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, वो अशोक पांडे जी, जरा उनसे भी आप पूछ लीजिएगा कि उन्होंने अभी अपनी पगड़ी उतारी है कि नहीं उतारी है।
अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है, देखिए होम मिनिस्टर देश का एक नेता तो होता ही है, लेकिन होम मिनिस्टर खाली वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो हमारे भी होम मिनिस्टर है मानस जी, आपके भी होम मिनिस्टर हैं। अब होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया था कि नीतीश कुमार जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो क्या वो दरवाजे उसके बाद में फिर से खुल गए? और नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा मगर अब कभी एनडीए में साथ में नहीं जाऊंगा। तो देखिए ये जो है, ये स्वाभाविक दोस्ती अशोक पांडे जी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब की और पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में मानस जी जो पॉलिटिक्स ऑफ सब्सटेंस है वो मिसिंग है। दूसरी बात, अभी अशोक पांडे जी ने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता है। अरे साहब, राजनीति कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से विचारधारा पे चलने वाला एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, और उसमें अगर समान विचारधारा से जो लोग जुड़े होते हैं वो समान विचारधारा को लेकर के लोकतंत्र में जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जीत हार होती है। दोस्ती और दुश्मनी तो कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है पांडे जी। आपके लिए ये कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, हमारे लिए तो जनसेवा है राजनीति। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए, फिर तमजीद साहब के पास जाएंगे। देखिए, आपको बता दें, इन लोगों का भी राजनीतिक कौशल बहुत बढ़िया है। कभी अपने चाचा को निकाल देते हैं, चाचा दूसरी पार्टी बना लेते हैं, कभी मंच पर अपने पिताजी को बेइज्जत करते हैं। इन लोगों का राजनीतिक कौशल तो और गंभीर है। फिर चाचा फिर वापस आ जाते हैं, अपनी पार्टी विलय कर जाते हैं। वाले राजनीतिक कौशल। नीतीश कुमार के जो राजनीतिक गुरु थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, समाजवाद के प्रवर्तक, वो मरते दम तक एनडीए के चेयरमैन थे। मेरा ये मानना है कि गैर कांग्रेसवाद भारतीय जनता पार्टी के रगों में भरा था। ये लोग भी गैर कांग्रेसवाद आंदोलन से ही पैदा हुए थे। चाहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से पैदा हुए, तो स्वाभाविक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा, राजग के साथ ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए तमजीद अहमद साहब, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी ने अपना इंतजाम कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश पर निगाहें यहाँ पर भी इंतजाम में जुटी हुई है, तरह तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, और इंडिया गठबंधन की तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ भी बीजेपी कोई नया अपना कोई कौशल दिखाएगी? मानव जी नमस्कार। देखिए, कौशल क्या है भारतीय जनता पार्टी का? कौशल यही है ना कि अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, अपनी सरकार सत्ता शासन का हनक का इस्तेमाल करती है और लोगों पे दबाव डालने का काम करती है। अगर कोई उससे दब गया तो उसको, जिस तरह से अजीत पवार को लेके आए, जिस तरीके से न जाने कितने नेताओं को लेके आए, हेमंत बिश्व शर्मा को न जाने कितने नेताओं को लेके आए, अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ये अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करते, जैसे हेमंत सोरेन साहब उसके एकदम लेटेस्ट एग्जाम्पल है, हेमंत सोरेन जी। तो कहने का मतलब ये है मानस जी, देखिए नीतीश जी की बात अलग है। नीतीश जी के बारे में मैं कैसे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि अशोक जी कैसे उनकी जमानत ले रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नीतीश जी की आरती उतारी है, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से नीतीश जी के ऊपर बयानबाजी की गई, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने उनको बना रहे थे, अभी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का विद्वान बना रहे थे। तो दिक्कत ये है मानस जी सबसे बड़ी कि भारतीय जनता पार्टी वाले आजकल हर डिबेट को चंडीगढ़ की तरफ बेईमानी पूर्ण कराते हैं। जिस तरीके चंडीगढ़ में बेईमानी की, वैसी बेईमानी अभी डिबेटों में भी करते हैं। क्या न करे कि आप और इनका 1-to-1 हो जाए। भाई आपने बोल लिया है अशोक पांडे जी, आप बेहद वरिष्ठ प्रवक्ता है, कम से कम हम लोगों को भी बोलने की मोहलत और इजाजत दे दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि चंडीगढ़ मत बनाइए डिबेट को। तो मानस जी, दिक्कत ये है नीतीश कुमार जी की, तो देखिए ऐसी स्थिति है कि आज अशोक पांडे जी, क्या उनकी गारंटी पूरे देश की राजनीति का कोई नेता ही नहीं ले सकता है। हमारे तो छोड़ दीजिए, कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, वो आएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम भी कहेंगे बढ़िया आदमी है, और अशोक जी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे बढ़िया आदमी है। आज हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे, कल वो अशोक जी क्रिटिसाइज करेंगे। तो नीतीश जी ने तो अपना पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, जैसे सेंसेक्स मार्केट में ग्राफ गिरता ऊपर नीचे है ना, वैसे नीतीश जी का पूरा पॉलिटिकल ग्राफ वैसे ही है। तो नीतीश जी के बारे में ना तो अशोक जी को बहुत ज्यादा विश्वास के साथ कुछ बोलना चाहिए, ना तो हमें बहुत विश्वास के साथ कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि कल वो कहाँ होंगे पता नहीं। तो इस वजह से उनकी तो बात छोड़ दीजिए। देखिए, उनका जो कर्तव्य अपने निभा रहे हैं, बढ़िया 17-18 साल से मुख्यमंत्री है, उनका एजेंडा वही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है। हुआ क्या माना जी, समझना पड़ेगा कि बिहार में हुआ क्या, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई। देखिए, ना तो कोई हम लोगों ने, ना तो कोई, हमेशा प्रश्न जो खड़ा होता था बिहार के अंदर कानून व्यवस्था का खड़ा होता था, वो भी मौका नहीं दिया गया। किसी भी तरीके कोई कानून व्यवस्था पर प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। हुआ क्या
इस चीज को समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी के ऊपर इतना प्रेशर क्यों आया, इतना दबाव क्यों बना। तो मानव जी, थोड़ा सा मैं आपको 3 महीने पहले आपको लेके चलना चाहूंगा कि कहानी शुरू कब से हुई। हम लोगों ने नीतीश जी के ऊपर दबाव बनाया कि जातीय जनगणना इंडिया घटक दलों का प्रमुख मुद्दा है और आपको भी मुख्यमंत्री होते हुए जातीय जनगणना करानी पड़ेगी। दबाव में आए नीतीश जी और उनको मजबूरन करवानी पड़ गई। उसका जातिगत जनगणना का डाटा रिलीज हो गया। जब जातिगत जनगणना का डाटा रिलीज हुआ, जो डाटा रिलीज होकर जो निकल के आया, उसके हिसाब से जब सरकार ने अपना दबाव बना के हम लोगों ने उनसे जब उसी हिसाब से आबादी के हिसाब से जो भी नीतियां थी, जो भी स्कीम्स थी, वो क्रियान्वयन कराना शुरू कराया, तो नीतीश जी के ऊपर आरएसएस का बहुत तगड़ा दबाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी का बहुत जबरदस्त दबाव आ गया कि क्या भाई अब आदिवासी, दलित और ओबीसी भी चीफ मिनिस्टर बनना शुरू हो जाएंगे क्या इस देश के अंदर? क्या बात कर रहे हो आप? हेमंत सोरेन एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर कैसे, चलो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ऐसा ही दबाव नीतीश कुमार जी के ऊपर आ गया। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर 2 विकल्प थे, या तो हेमंत सोरेन बन जाते कि उनको भी जेल जाना पड़ जाता, और या तो जाति जनगणना की सजा थी उनको भुगतनी पड़ेगी, और उस सजा का जो सजा मिली उनको, उस सजा का नतीजा ये है कि आज नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब उसी तत्परता के साथ मानव जी, मैं आपको एकदम यहां पे गारंटी दे सकता हूं कि नीतीश कुमार जी जाति जनगणना की बात करते हुए भी नहीं मिलेंगे। ना तो वो जितने भी स्कीम जाति जनगणना के डाटा के हिसाब से क्रियान्वयन हो रही थी उस पर भी बात करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उसी दबाव के आगे झुके। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जातिगत जनगणना का जो डाटा बिहार ने रिलीज करवाया कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के दबाव में, जो उन्हें रिलीज करना पड़ गया, वो भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो या तो नीतीश जी छोड़ के हमें जाते और या तो जेल जाते। 2 ही रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने उनके पास छोड़ा था। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को बहुत कलंकित किया है जो भी घटना हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कैरेक्टर ही पूरा यही है, जिस तरीके से उनका राजनीति करने का तरीका वो यही है कि लोगों पे दबाव डालो, उनको झुकाओ, झुक गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास आओ तो ठीक है, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो लालू यादव ने झुके, कांग्रेस पार्टी ने झुकी, राहुल गांधी ने झुके, तो लालू यादव जी को तो अगले दिन 9 घंटे बैठा दिया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आप कुछ ना समझिए मानस जी, उनका सबको पता है कि उनका अभी भी गुर्दा चेंज हुआ है, उनका रिहेबिलिटेशन हुआ था, आपको पता है, सबको पता है। दवा तक उनको देना नहीं दी गई। मतलब आप समझिए, इतना बड़ा जननेता जिसके पीछे करोड़ों करोड़ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की कुंठा देखिए कि 9 घंटे उनको उनके ऑफिस में बैठा दिया और उनकी बेटी दवा लेके खड़ी थी, उनको दवा तक देने की इजाजत नहीं दी गई। कितना कुंठा में रहिएगा भाई। वही अजीत पवार जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी हफ्ते भर पहले बोल गए थे कि भ्रष्टाचार की मशीन में ये चक्की पीस रहे हैं, वही अजीत पवार सम्मानित हो गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। हेमंत सोरेन जी को पिछले 4 महीने से दबाव बनाया जा रहा था कि अगर आपको जेल जाने से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाइए। हेमंत सोरेन जी ने कहा मैं आदिवासी का पुत्र हूँ, आदिवासी नेता हूँ, आप आदिवासियों को वनवासी बोल रहे हैं, मैं झुकने को तैयार नहीं हूँ। नतीजा देखिए कि हेमंत सोरेन को चीफ मिनिस्टर होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जेल भेज दिया। बर्दाश्त नहीं कर पाएगी एक आदिवासी का बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो इस देश के अंदर कुल मिला के मानस जी दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी को, किसी भी तरीके से गरीब का राज स्थापित ना होने पाए। जिस तरीके का अमीरों का राज इन्होंने पैदा कर दिया है, तो ये नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, ये नहीं चाहते कि गरीबों का राज स्थापित हो, क्योंकि जाति जनगणना हो गई तो गरीबों का राज स्थापित हो जाएगा। गरीबों का राज स्थापित हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। ये है इनका उद्देश्य। मानस जी, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। देखिए, अभी आदिवासी की बात कर रहे थे, हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, प्रथम नागरिक हिंदुस्तान बनाया। ये आदिवासी की बात चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात, इमरजेंसी लगाने वाले लोग, इस मुल्क में आपातकाल लगाने वाले लोग जब लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो लगता है कोई शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। इन्होंने ही इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगाया और आज लोकतंत्र दुहाई दे रहे हैं। दूसरी बात, मेरा ये मानना है लालू प्रसाद जी सजा याफ्ता है और अपने खाली मेडिकल के आधार पे बाहर निकले, वो भी अब ईमानदारी की बात कर रही है। दुर्भाग्यजनक है इस मुल्क का दुर्भाग्य कि जो चारा घोटाले में आरोप जिसके ऊपर सजा जो है जिसको मिली हुई है मेडिकल आधार पे बाहर है, वो भी राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। मेरा ये मानना है नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे इनके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, कहते थे नीतीश कुमार जी फूल पूछे लड़ेंगे,
इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, संयोजक बनेंगे। आज नीतीश कुमार जब छोड़ के चले गए तो अब इनके लिए अंगूर खट्टे हैं, अब नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है। मनीष अग्रवाल जी, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें आपसे समझना चाहेंगे कि अब आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कैसे काम करेगी। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन की शेयरिंग के मामले पर को लेकर के अभी भी थोड़ी सी एक अनबन या कहें या एक मन में खटास नजर आती है, तो पीडीए के फार्मूले के साथ क्या इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में एनडीए का रास्ता रोक पाएगा, या यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी जैसे बिहार में किया प्रयोग? देखिए मानस जी, जो मैं अभी डिबेट सुन रहा था इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी ये कह रहे थे कि पॉपुलेशन सेंसेक्स की वजह से नीतीश कुमार जी का इधर से उधर मूवमेंट हुआ है। तो जब बिहार के पॉपुलेशन सेंसेक्स हो रहा था तो राजस्थान भी चुनाव में जा रहा था जहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और कर्नाटक में इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार है, छत्तीसगढ़ में थी, हिमाचल में है, और राज्यों में जैसे बंगाल में है। तो वहां से ये पॉलिटिकल सेंसेक्स वाला एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करा गया? जब ये मालूम था कि नीतीश कुमार जी का एक वीक ग्राउंड है बिहार में, वो चेंज कर सकते हैं, उनकी आदत रही, तो भी ये एक्सपेरिमेंट वहीं पे करा गया और उसका मैक्सिमम नुकसान हुआ। कोई फायदा 5 राज्यों के चुनाव में इंडी गठबंधन को विजिबल नहीं हुआ। तो पहली चीज ये कि वहां पे एक्सपेरिमेंट करने की वो जगह नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में इस समय चिराग पासवान की विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, फिर भी शपथ ग्रहण के दिन जेपी नड्डा जी उन्हें पर्सनली अपने साथ लेके जाते हैं, शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट कराते हैं, एक बड़ी मैसेज देते हैं कि चिराग पासवान जी का भले ही नीतीश कुमार जी से विरोध हो लेकिन वो हमारे साथ है। इस टाइप की चीजें आपको अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए करनी पड़ती हैं। आप इस समय उसे बैटल ग्राउंड बनाओगे, टेस्टिंग ग्राउंड बनाओगे, तो आप देख चुके हो कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में पहले ही 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन की थी, एकमात्र सीट कांग्रेस पे थी। आज आपने फिर वो मौका खो दिया। ऐसे ही जब हम यूपी में आते हैं तो यूपी में समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट डिक्लेयर करी है। उस लिस्ट से कांग्रेस ये कहती है कि अभी ये लिस्ट फाइनल नहीं है, हमारे डिस्कशन में नहीं है, हमारे अप्रूवल में नहीं है। एक राज्य जहां से 80 सीटें हैं, जहां से देश का प्रधानमंत्री डिसाइड होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री जी भी गुजरात छोड़ के यूपी से आके चुनाव लड़ते हैं एक मैसेज देने के लिए कि हाँ मैं यूपी से चुन के जा रहा हूँ और प्रधानमंत्री बन रहा हूँ। वहां पे आज 1 फरवरी के दिन अभी भी 80 सीटों का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अगर ये इंतजार करा जा रहा है कि जब एनडीए की लिस्ट आ जाएगी तब हम अपना देंगे, तो एनडीए के पास 64 सीटें ऐसी हैं जिसपे वो जीती हुई है, आपके पास 6 सीटें ऐसी हैं जिसपे आप लोग जीते हुए हो, 10 सीटें मायावती की हैं। तो आपके कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए ज्यादा समय चाहिए होगा पब्लिक तक पहुंचने के लिए। आपके पास एक कॉमन एजेंडा नहीं है कि हम पब्लिक को कैसे ये बताएंगे कि भाजपा क्या गलत कर रही है, हम क्या अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर आज भी वो चीजें विजिबल नहीं है, ये इंतजार करा जा रहा है कि कुछ और पार्टी से लोग आ जाए, किसी तरह सामंजस्य बन के टिकट डिक्लेरेशन हो, तो वो इतनी देर हो चुकी होगी कि आप 25 करोड़ की यूपी की आबादी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। आज भी जो इलेक्शंस है वो रूरल वोट पे डिसाइड होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में जब वाईएसआर अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने 1.5 साल जगन रेड्डी जी ने चुनाव प्रचार करा था, वो गांव-गांव तक गए थे, उन्होंने पब्लिक को ये मैसेज बताई थी, तब वो एक अभूतपूर्व जीत लेके आ पाए थे। अब चलो तो 100 दिन भी नहीं बचे हैं। इसमें एक डिस्कशन का पॉइंट ये है, वो यहाँ पे रेलिवेंट हो सकता है, आपको ना लगे कि वाईएसआर जी को एक इंग्लिश चैनल अप्रोच कर रहा था कि साहब आप हमें इंटरव्यू दे दीजिए, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा आप मुझे अप्रोच कर रहे थे तो मैं आपको 20 मिनट का इंटरव्यू तो दे रहा हूं, लेकिन आप इस 20 मिनट में मेरे 100 वोट खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैं 20 मिनट में 20 परिवारों से मिलता है। एक परिवार के अगर मैं 5 वोट मानता हूं तो मुझे 100 लोगों के वोट से पहुंचने का मौका मिलता। तो आज भी इंडी गठबंधन उस रफ्तार पे नहीं है। आप जनता तक कैसे ये मैसेज पहुंचाओगे कि हम एक है, कांग्रेस एक है और ये गठबंधन एक है, क्योंकि एनडीए का जो यूपी में अलायंस है वो बहुत दिनों से अलायंस है, आज का अलायंस नहीं है। भले ही अनुप्रिया पटेल जी 2 सीटें जीतती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत सी सीटों पे होता है। आपको उस इम्पैक्ट को ट्रांसफर कराने के लिए उन सीटों का डिक्लेरेशन अब तक कर देना चाहिए था, जिससे कि लोग ये जानने तो लगे कि कहाँ पे कांग्रेस लड़ेगी, कहाँ पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी।
पब्लिक तक आप ये कैसे अपनी बात पहुंचाओगे, किन संसाधनों से पहुंचाओगे और किन मुद्दों पे पहुंचाओगे। आज देश का बजट आया है, अब ये भी सरकार की एक्सरसाइज पूरी हो गई, तो सरकार ने तो अपनी उपलब्धियां आज फिर गिना दी ना। अब कल सारे चैनल, सारे राष्ट्रीय अखबार उन उपलब्धियों को छापेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये लोग एक पेड मीडिया की तरह काम कर रहे हैं, इसका दोष मीडिया पे आएगा। लेकिन जो उन्हें बताया जाएगा वही तो वो पब्लिक तक लेके जाएंगे। अगर उनको कोई लिस्ट दी जाएगी तभी तो वो उसको जाके बताने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है मिनिमम एजेंडा, प्रोग्राम ना होना, सीटों का डिक्लेरेशन बहुत देर लगा रहे हैं ये लोग करने में, क्योंकि जिस दिन एनडीए गठबंधन की सीटें यूपी में आएंगी उनको 16 सीटें बस डिक्लेयर करनी है, 64 उनकी विनिंग सीटें हैं और इन लोगों को 64 सीटों पे अपने कैंडिडेट, कॉमन कंसेंसस वाले कैंडिडेट लाने हैं जिससे कि वो जीत की ओर अग्रसर हो या जीत की कोशिश तो कम से कम करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया मनीष अग्रवाल जी ने, और इस बात को लेकर के लगातार कहा भी जा रहा है कि एक जो मैसेज होना चाहिए था, जो एंटी बीजेपी जो वोटर है या जिसको आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एनडीए से अलग हो जाइए, वो मैसेज अभी तक कन्वे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम लोग भी जब बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं, जो आम लोगों से बात करते हैं वो भी कहते हैं कि अभी तो इंडिया गठबंधन का कुछ तय नहीं है, कहां कौन किसके साथ जाएगा, पता नहीं सपा और कांग्रेस में होगा भी कि नहीं होगा, का क्या है। तो ये जो एक मैसेज है उसको देने में देरी हो रही है। अभी तक जो चीजें हो जानी चाहिए थी, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम एक बन जाना चाहिए था, एक साझा एक संकल्प पत्र हो जाना चाहिए था, जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए था, सभी नेताओं को एकजुट होकर के एक मीडिया ब्रीफिंग कर देनी चाहिए थी। ये तमाम सारी एक्सरसाइज थी जो अभी तक हो नहीं पाई। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इंडिया गठबंधन के जो दल है उनका अपना जो स्वार्थ है, अपना जो निजी हित है, वो इसमें आड़े आ रहा है। फराज की दुरुस्त साहब, देखिए मानस जी, क्या है कि ये परसेप्शन का खेल है। सब भारतीय जनता पार्टी और उसके जो समर्थक हैं वो ऐसा परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि जैसे मान लिए इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा है और एनडीए में सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर दो बातें निकल के आई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मानस जी, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, कि ओम प्रकाश राजभर जी ने गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी से और इस शर्त पर गए थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। ना तो उनको मंत्री बनाया गया और उनको बैठने के लिए कुर्सी भी प्रॉपर नहीं दी जाती है। कई फोटो उनकी आई और उनको कितनी भारतीय जनता पार्टी सीट देगी अभी तक किसी को नहीं पता है। संजय निषाद जी कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या ये अशोक पांडे जी को पता है, क्या ये आपको पता है, या क्या मीडिया में है। अनुप्रिया पटेल जी, भाई सुनने में तो आया था कि ओम प्रकाश राजभर जी 10 सीटें मांग रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या है, किसी को पता नहीं। अब दूसरी बात यह है कि मनीष अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही बोला कि सरकार की उपलब्धियां मीडिया वही बताएगा जो उसको बताई जाएंगी। मैं ये मानता हूं कि एक आज की तारीख में मीडिया है जो सरकार बताती है वही उपलब्धियां बताता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की आज की तारीख में थोड़ी कमी हो गई मानस जी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपके चैनल को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग तो बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही सच्ची चीजें दिखाते हैं। तीसरी बात, जहां तक रही बात सरकार की उपलब्धि की, तो मैं कुछ बता दूं मानस जी के जो भी मैं आपको 3-4 पॉइंट बताने जा रहा हूं वो आपको सब कुछ जो है वो मेरे पास एक किताब रखी है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। मनीष जी आप भी पढ़ लीजिएगा, मानस जी आप भी देख लीजिएगा। ये भारत सरकार की किताब है, जॉर्ज सोरोस का इसमें कोई हाथ नहीं है। भारत में पिछले 4 साल में भूख से सोने वाले लोग 19 करोड़ से बढ़कर के 35 करोड़ हो गए। ये है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि। भूख की वजह से मानस जी भारत में 5 साल तक के 40% से ज्यादा बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि। देश में आधी महिलाओं में खून की कमी है, यह है भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि। 6 से 23 महीने के बच्चों में सिर्फ 11% बच्चों को ही पूरा भोजन उपलब्ध है, यह है सरकार की उपलब्धि। मानस जी देश के 1/3 बच्चों का वजन औसत से कम है, यह है सरकार की उपलब्धि। मानस जी 19% बच्चे आज कुपोषण का शिकार हैं, यह है भारत की स्थिति। मानस जी चाइल्ड वेस्टिंग में इंडिया की हालत पूरी दुनिया में सबसे खराब है, यह है सरकार की उपलब्धि। अब मानस जी एक बात और कर लेते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर जो है ना वो बहुत वादे करते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने दो तीन चीजें देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है कि बोला कि मुझे लगता है शायद 2016 या 17 में बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। मानस जी आय दुगनी होने तक तो छोड़िए कि आज किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए पर डे कमाने पे मजबूर है। मानस जी
प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि जो गन्ना किसानों का पेमेंट है वो मिल मालिक 14 दिन में करेंगे, 14 दिन में अगर नहीं करेंगे तो ब्याज समेत किया जाएगा, और तब भी नहीं करेंगे तो फिर मिल मालिक जेल में जाएंगे। शामली जिले की ही मानस जी 3 चीनी मिलें ऐसी जहां पे लाखों किसानों के करोड़ों रुपए बाकी हैं, आज तक कि उसका कोई अता पता नहीं है। मानस जी बात कर रहे थे हमारे भाई अभी के एक सेक्शन ऑफ मीडिया है कि वो सरकार की उपलब्धियां दिखाता है। मानस जी ये कितने न्यूज चैनल्स में आपने रिपोर्ट देखी और कितने अखबारों में ये खबर आई, जो कि खाली इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आई थी, जिसके हिसाब से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत आज 93 स्थान पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। जिस तरह से भारत में मानस जी पिछले 10 साल से भ्रष्टाचार बढ़ा है, मैं तो गारंटी लेकर के बोलता हूं मानस जी कि आप अपनी गाढ़ी कमाई से, आप तो नौकरी कर रहे हैं मानस जी, आप टैक्स पेयर हैं, आप अपनी गाढ़ी कमाई से 1000 रुपए का स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदिए, उसके बाद में म्यूटेशन अगर आपका फ्री में हो जाएगा तो आप बताइएगा, मैं आपके चैनल पर आना छोड़ दूंगा। आप एक छोटा सा कैफे खोल लीजिए, 100 रुपए FSSAI के सर्टिफिकेट के लगते हैं, अगर फूड इंस्पेक्टर को आपको 2000 रुपए की घूस ना देनी पड़े तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा मानस जी। ये सब इन्वेस्टिगेटिव तरीके हैं, आप अपनी रिसर्च टीम को भेज लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो आज की तारीख में मानस जी हमारे पास एजेंडा बहुत है, हमारे पास मुद्दे भी बहुत हैं, जो कि और हम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और उनके नेताओं को बता करके थोड़ी ना जाएंगे मानस जी कि हम बूथ लेवल पर जाकर के क्या क्या कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज की तारीख में गांव और जिला घूम रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरे विधायक, पूरे सांसद और बाकी जो हमारे पूर्व विधायक हैं सब जाकर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से अब तक की क्योंकि जो स्थिति पैदा कर दी है वो जाकर के हम लोग गांव बता रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मीडिया का तबका है वो ये सब नहीं बताएगा मानस जी। वो खाली यही बताएगा कि भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है मानस जी वो बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था मानस जी कि 2023-24 में बन जाएगा। 2023-24 तो निकल रहा है, फिर एक नई डेट आई कि 25-26 में बन जाएगा, फिर एक नई डेट आई कि 27-28 में बन जाएगा। लेकिन मानस जी आप ये मान करके चलिए कि ये एक अर्थमेटिक इनएविटेबिलिटी है कि $5 ट्रिलियन क्या हम लोग $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ है मानस जी, 160 करोड़ होगी। और अगर मान लीजिए इसी रेट से इकोनॉमी बढ़ती रही 5-5.5-6% से, तब भी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी की और इनकी सरकार और इनके फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रोल है, मुझे ये बताइए। 2023 में $5 ट्रिलियन होनी थी। अशोक पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर फराज किदवई साहब के पास चलेंगे, डिबेट को वाइंड अप भी करेंगे। आपको बता दें कि इन लोगों का चुनाव चिन्ह तो होता है हल जोता किसान, पोसाता हुआ किसान, ट्रैक्टर लिए किसान, लेकिन किसानों को इन लोगों ने मजदूर बना के मजबूर बना दिया था। हमारी अरे आपने बनाया है, किसानों के जेब तक प्रधानमंत्री ने किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। क्या गलत है? इनकी सरकार कोई एहसान किया आपने? अरे कोई एहसान किया 500 रुपए महीना दे करके पांडे जी? को बेचने का काम औने पौने दाम पर मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे लोग कर रहे थे। उन चीनी मिलों की व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम हमने किया है। गन्ना किसानों का बकाया इनसे ज्यादा हमने देने का काम किया है। इनसे ज्यादा धान की खरीद की 8 गुना ज्यादा हमने किया है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, सीधे प्रधानमंत्री ने किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। इनके जमाने में बिजली आना एक खबर थी, हमारे जमाने में बिजली जाना एक खबर। एक क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे थे कि अतीक अहमद मंच पर कुत्ता लेके चढ़ता था, उस कुत्ते से मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हाथ मिलाने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बढ़िया इन लोगों ने कर दिया था। कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था। 12वां नंबर पर उत्तर प्रदेश था, आज दूसरे नंबर पर है। लोग रोजगार लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण इन लोगों ने किया था। आज हमने अपराध किया है। आपकी बात अपनी लोग रोजगार लगाने को तैयार है। तब साहब कोई रास्ता ऐसा आप लोगों ने कुछ तय किया जिससे एनडीए कम से कम उत्तर प्रदेश में रोक सके आप?
तो निश्चित रूप से महाराज जी रास्ते तय है, ब्लूप्रिंट खींच चुका है। राहुल गांधी जी यात्रा पे सब अपने स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पे कहीं कोई शंका नहीं। निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरीके से 10 साल निरंकुश शासन चलाया, उसकी हम लोग पोल लगातार खोल रहे हैं, सड़कों पे गली कुचों और गाँव में पहुंच चुके हैं। कुछ ठीक है, हम लोगों को लोग देख कम पा रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजह है, उस पर मैं बार बार उल्लेख नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण, बहुत सारी अभी अशोक पांडे जी उपलब्धि गिना रहे थे महाराज जी। आज बजट, इन्होंने एक अंतरिम बजट, 30 सेकंड उस पर बोलना पड़ेगा मुझे। आपने अगर देखा हो तो उन्होंने शिक्षा का बजट काट दिया, इन्होंने एग्रीकल्चर का बजट काट दिया, इन्होंने डिफेंस का बजट काट दिया, इन्होंने हेल्थ का बजट काट दिया, सारे बजट इन्होंने कम कर दिए। और मुझे बेहद पीड़ा हुई जिस समय मैंने देखा कि एजुकेशन तक के बजट को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो एक तरह से हम ये शिक्षा के घनघोर अंधेरे में ले जाना चाह रहे हैं। मानव जी ये मामूली बात नहीं है। शायद हम, अगर हमारी सरकार होती और हम शिक्षा का बजट काट देते तो अब तो इस पे डिबेट हो जाती। लेकिन सोचिए कि हमारे और गरीबों के बच्चों को, ये नहीं चाहते कि वो पढ़ाई करे, ये नहीं चाहते कि गरीब गुरबा का लड़का पढ़ाई करके आगे बढ़े और लड़े, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का भविष्य जो है वो पढ़ाई करे। आप समझिए मानव जी, मैं अपना एग्जाम्पल और आपका एग्जाम्पल और फराद भाई जितने लोग बैठे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हम अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसका बजट हम काट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि हम अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रहे। और सरकार ने अब एजुकेशन का बजट काट दिया, तो सीधे सीधे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और सब, लेकिन आपने एजुकेशन का बजट काट के आपने क्या मैसेज दिया कि इस देश की सरकार ये चाहती है कि इस देश का बच्चा अनपढ़ रहे। इस देश की सरकार चाहती है कि इस देश के युवा अगर अनपढ़ रहेंगे तो रोजगार की मांग नहीं करेंगे। इस देश की सरकार ये चाहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस देश को अशिक्षा की तरफ लेके जाओ, ताकि पढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को समझेंगे। तो ये बेहद जी कि आज इस देश की सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, इसकी कोई माफी नहीं है। इनको माफी मांगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सारे बजट काट देते, लेकिन शिक्षा का बजट इन्होंने जिस तरीके से काटा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आपके सवाल मनीष अग्रवाल, क्या लग रहा है आपको, क्या बनने वाली उत्तर प्रदेश में? और अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी आने वाली है, वहां पर उस यात्रा में ही कम से कम इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आएगा? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव या जयंत चौधरी या बड़े नेता उस यात्रा में शामिल होंगे? पिछली बार तो सब निश्चित। देखिए मानव जी, जितनी भी प्रदेशों से राहुल जी की यात्रा गुजर रही है, इंडिया घटक दलों को इनविटेशन हम लोग दे रहे हैं। निश्चित रूप से यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी रहेगा। ये फैसला अखिलेश जी को करना है, ये फैसला जयंत जी को करना है कि उस इनविटेशन के में वो आते हैं कि नहीं। और निश्चित रूप से भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, किसी बैनर के तले नहीं हो रही, ये देश के झंडे के तले और न्याय की मांग के लिए हो रही है। तो हम तो सबको दावत देते हैं, हम आपको भी दावत देते हैं मानव जी की मुलाकात होगी। मेरे पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आपसे मुलाकात होने का सौभाग्य हमें मिलेगा। ये पूरी उम्मीद है। मैं आपको भी इस मंच के माध्यम से दावत देता हूँ। बिल्कुल, हम उस यात्रा को कवर करना। यही सवाल आपसे, एक मौका है इंडिया गठबंधन को अपनी एकजुटता दिखाने का उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए? देखिए मानस जी, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये इनविटेशन देंगे, बाकी उन लोग की इच्छा है। इसी से प्रदर्शित होता है कि कोalition आज किस स्टेज पे है। आपको इनविटेशन देने की जरूरत पड़ रही है अपने पार्टनर्स को कि वो आके संग आपकी रैली में सहयोग करें। और अभी ऐसा और राज्यों में नहीं दिख रहा है कि पार्टनर्स आ रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि जो भी ये दल हैं, जो भी इनके सहयोगी दल है, उनको अपने कोर वोटर के कांग्रेस की तरफ खिसकने का डर है, इसलिए वो खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही ममता बनर्जी ने बोला है, ऐसी ही चीजें आपको यूपी में दिखेंगी। अगर आपको अपने पार्टनर्स को इनवाइट देके बुलाना पड़ रहा है और अभी भी ये संशय है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, तो जनता ये कैसे मानेगी कि ये कोalition है? कल को ये सब मिल के हमारे लिए शासन चलाएंगे और एक बढ़िया एनवायरनमेंट देंगे। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये डेटा है, ये डेटा है, इस डेटा पे सरकार के फ्रंट पे है। तो अगर ये डेटा जो है ये बंगाल में, जहां 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, उनके संग कैलिब्रेट करके दिखाया जाता कि ये सारे पॉइंट्स वहां पे बेहतर है, क्योंकि वहां पे इंडी गठबंधन का शासन है, बाकी जगह भाजपा का शासन है। इस तरह से दिखाया जाता तो शायद उसका ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। अभी 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है, अभी छत्तीसगढ़ में रही है। अगर सारे पॉइंट वैसे कोलैबोरेट होके आएंगे, वरना तो ये जो स्टोरीज है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये पूरे देश का सर्वे है। अगर आपने इससे बेहतर कुछ करा है तो आप ठीक
चलिए, चूंकि समय का अभाव है, चर्चा को ही विराम देते हैं। मनीष अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। तमजीद अहमद साहब, आपका भी शुक्रिया। फराज किदवई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक पांडे जी भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को ही विराम देना होगा। उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 80 लोकसभा सीटों से बीजेपी ने बिहार में तो खेला कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इंडिया गठबंधन की हर चाल पर नजर रखे हुए। चलिए, इस चर्चा को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।